अपने देखने वाले नाजरीन को शेख अब्दुल रहमान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर न्यूज चैनल के प्रोग्राम कायद का पाकिस्तान, हमारी पहचान पाकिस्तान और कानूनदान, बेहतर और बेहतरीन वकील वह खिदमात पेश करता है जो शोबे में प्रोफेशनल हो और इंसाफ की फराहमी के हवाले से अपने क्लाइंट को अदालतों से रिलीफ लेकर दे। आज हमारे साथ माहिर कानून सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब सैयद गुलाम शाह बुखारी साहब हमारी नशस्त का हिस्सा हैं। हम आपको दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? मेहरबानी, फर्स्ट क्लास। सर हमारे देखने वाले नाजरीन की आगाही के सिलसिले में आपका इब्तिदाई तारुफ। सैयद गुलाम शाह नाम है मेरा। ताल्लुक दरगाह सैयदपुर मीरपुर माथेलो डिस्ट्रिक्ट घोटकी से है। जी सर। यहाँ पर पढ़े हैं, बड़े हुए हैं। सर अपनी इब्तिदाई तालीम के बारे में कुछ? इब्तिदाई तालीम MA किया है पॉलिटिकल साइंस में जी, फिर LLB किया है यहाँ से। और कौन से सन में सर? 1980 में LLB किया जी यहाँ से SM लॉ कॉलेज से। और फिर यहाँ पर प्रैक्टिस शुरू की। फिर बाहर करने में बाहर गया 82 में, और उसके बाद फिर यहाँ पर आके। सर माजी और मौजूदा निज़ाम तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? अभी निज़ाम तालीम जो है बहुत आगे चला गया है जी। तो ये जिद्दत जो आई है अभी तालीम में वो पहले नहीं थी जी। और वो सहूलियात जो आज हैं वो कल पहले नहीं थी जी। अभी नई तालीम, नई इरा के लोग हैं। अब मेरे बच्चे बैरिस्टर हैं, तो हमने जो तालीम की थी हासिल जिन स्कूलों से, उसमें ये फैसिलिटीज थी नहीं जी। ये सारे लोग यहाँ पर पढ़े हैं बड़े बड़े स्कूलों में कराची में। हम तो गांव से पढ़े थे जी। और ये फिर बाहर से पढ़ के आए हैं। तो इनकी सर हमारे आपके दौर में तालीम के साथ तरबियत बड़ी उरूज पर हासिल थी, लेकिन बदकिस्मती हमारे मुल्क की यह है कि आजकल तरबियत का बड़ा फुकदान पाया जा रहा है। इस तरबियत के फुकदान को कैसे दूर किया जाए? देखिए, पहले मैं समझता हूँ कि तरबियत के हमारे पास महदूद जराए थे जी। आज तरबियत जो है बहुत, ये इंटरनेट का दौर है, ये टेलीफोन हाथ में है, दुनिया की जो चीज़ आपको चाहिए उनसे पूछें वो उसी टाइम मिल जाती है। यहाँ पर तो अभी तो तरबियत की बड़े जरिए हैं भाई, अभी तो बहुत तरबियत हो रही है। अब बच्चा जो तैयार हो रहा है आप उससे बात तो करें सारी दुनिया की सियासत पे, सारी दुनिया की इकोनॉमी पे, सारी दुनिया की हिस्ट्री पे, सारी दुनिया के मज़ाहब पे। वो ऐसी बात करता है, ऐसी लॉजिक और आर्गुमेंट से बात करता है जो हम सोच नहीं सकते। लेकिन सर तरबियत के हवाले से बात ये कर रहा था मैं, जैसे कि हमारे कोई सीनियर आता था उस स्कूल लाइफ में भी, तो हम रास्ता काटते थे, अपने बड़ों की अदब और एहतराम करते थे। उस लिहाज से मैं आपसे वो अदब एहतराम अपनी जगह पर है जी, लेकिन ये है कि अभी आर्गुमेंट का दौर है जी। अभी लॉजिक का दौर है। अब वो नहीं है कि बस ये उम्र में बड़ा हो गया तो जो चाहे वो करता फिरे, वो ऐसे नहीं करने देते। अब बाप से भी पूछते हैं कि बाबा ये तुम गलत हो, ये बात सही नहीं ऐसे है। तो इसके लिए आपने जो है वो अभी सवालात करते हैं। अभी ऐसे नहीं छोड़ते कि भाई मजहब के हवाले से भी हजार सवाल करते हैं। ये हमने नहीं कि किसी मुल्ले ने कह दिया या किसी गलत कोई रेफरेंस दे दिया और आप उसको माने, वो ऐसे नहीं मानते, वो लॉजिक मानते हैं। जब से प्राइवेट सेक्टर सामने आया है तालीम के हवाले से, तालीमी मियार बुलंद हुआ है, लेकिन फिर भी गरीब का बच्चा 2 करोड़ बच्चा तालीम से महरूम है। इस बारे में आपकी क्या राय है? वो तो एक सिस्टम की कोताही है ना जी, कि हम बच्चों तक, गरीब बच्चों तक अप्रोच नहीं कर रहे या उनको अपनी इस जो हमारे पास तरक्कियां हुई हैं उसमें शामिल नहीं करे। ये तो हमारे सिस्टम की गलती है ना। उसकी सिस्टम की ये गलती है कि हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम है। तो आप क्या समझते हैं सर, सिस्टम को कैसे मजबूत बनाया जाए? उसके लिए ये जरूरी है तो रियलाइज किया जाए जी कि देखो ये एक पाकिस्तान एक फेडरेशन है जी। दूसरा ये कि पाकिस्तान कोई नेचुरल कंट्री नहीं है जी। ठीक है ना। पाकिस्तान हमने एक एग्रीमेंट की 1940 में जी। जो लाहौर रेजोल्यूशन या पाकिस्तान रेजोल्यूशन जिसको कहते हैं, उस रेजोल्यूशन का नाम हमने पाकिस्तान रखा। यहाँ पर जो बनाने वाले थे पाकिस्तान को हजारों सालों से मौजूद थे, सिंधी, पठान, पंजाबी हजारों सालों से, बलोच हजारों सालों से मौजूद थे। उनके पास अपना कल्चर, अपनी जबान, अपनी बैकग्राउंड, अपनी मुल्क की हैसियत थी। उन लोगों ने मिलकर एग्रीमेंट करके एक फेडरेशन बनाई, उसका नाम पाकिस्तान रखा। अब उस फेडरेशन को अगर हम मजबूत नहीं करेंगे, पाकिस्तान कैसे मजबूत होगा?
और हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम से पाकिस्तान मजबूत नहीं होगा। पाकिस्तान मजबूत होगा फेडरेशन को मजबूत करने से, और फेडरेशन तब मजबूत होगी जब उसके फेडरेटिंग यूनिट्स मजबूत होंगे। फेडरेटिंग यूनिट्स तब मजबूत होंगे जब वो सावरन और ऑटोनोमस होंगे। जी सर, शोबे वकालत की तरफ आने का ख्याल कैसे आया आपको? जी, शोबे वकालत की तरफ आने का ख्याल कैसे आया आपको? देखो हम सैयद होने की निस्बत से, जी मजहबी हवाले से भी हम शुरू से बाय वर्च्यू ऑफ नेचर वकील ही हैं। जी क्योंकि आम तरह से ये इमेज होता है कि सैयद हमें छुड़वाएंगे, आगे भी जाके छुड़वाएंगे और यहाँ भी रिलीफ देंगे, तो ये लीडिंग रोल होता है सैयदों का। सर, जब आपने अपनी एक लीगल प्रैक्टिस का आगाज शुरू किया तो आपके उस्ताद मोहतरम कौन थे माजी में? देखो मेरे जो है 2-3 उस्ताद रहे वकालत में। शुरुआत की नूरुद्दीन सरकी साहब से, और उसके बाद फिर जीएम कुरैशी जो है जी वो मेरे कुछ वक्त रहे, लेकिन ज्यादातर जो हमारा वक्त रहा वो मिस्टर ए के लखन के साथ रहा। सर, आप जैसी शख्सियत अपने सीनियर की प्रैक्टिस से आला मुकाम तक पहुंचे हैं, लेकिन आजकल नए आने वाले वकला अपनी सीनियर की प्रैक्टिस से नाला नजर आते हैं। आर्गुमेंट्स और के मौके पर उनसे बात नहीं की जाती, शॉर्टकट चाहते हैं। वजूहत क्या है? ये सारी दुनिया में ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है, हर आदमी शॉर्टकट चाहता है, टाइम नहीं है। और दूसरा ये कि अनसर्टेनिटी जो है ना, स्टेट जब स्टेबल नहीं होती अनसर्टेनिटी आ जाती है। हर आदमी चाहता है कि कल मेरे को ये वक्त नहीं मिलेगा, आज ही जो करना है मैं कर लूँ। सर, कभी बाहर की सियासत में हिस्सा लिया आपने? बाहर की सियासत में हिस्सा लिया मैंने जी जी, और अभी तक भी है, ऐसा है, जी, किसी न किसी शक्ल में होते हैं। माशाल्लाह। सर, कभी क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी हिस्सा है आप? हर जिंदगी पॉलिटिक्स की है, स्टूडेंट जमाने से लेके आज तक। किस पार्टी से ताल्लुक रहा है सर? मेरा शुरू से लेके जीएम सैयद के साथ ताल्लुक रहा, माशाल्लाह। और मैं जीएसएम में रहा, नेशनल फेडरेशन में भी, और उसके बाद में जीएसएम महाज जो पार्टी थी जी जिसका चेयरमैन जीएम सैयद रहा, उसके बाद आरिफ सर रहा, उसके बाद मैं चेयरमैन रहा पार्टी का। माशाल्लाह। जीएसएम सर, जैसे कि आपने अपनी इब्तिदाई तालीम अपने सीनियर से हासिल की मुकदमात के हवाले से, आप एक प्रोफेशनल वकील हैं, आपके नजदीक आजकल वकला के चंद और अहम मसाइल क्या है? देखिए, वैसे तो यहाँ पर वकालत जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को मद्देनजर रख के की जाती है, लेकिन बदबख्ती से, बदकिस्मती से यहाँ पर कोई इदारा इंडिपेंडेंट है ही नहीं जी, कंट्रोल्ड बाय यूसी। तो वो सवाल उसी इसके लिए यहाँ पर बदकिस्मती से आज तक इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन आया ही नहीं है, ठीक है। यानी जो बनाता है वही उसको तोड़ता है, जो कानून बनाता है उसको तोड़ता है। हम जो है, और ये क्राइसिस यानी जब से पाकिस्तान बना भी नहीं था तब से क्राइसिस चल रहे हैं, और आज तक है। हमने 35 के एक्ट की मुखालफत करते हुए पाकिस्तान बनाया, हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम है 35 के एक्ट में, इसलिए नया कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तो उसी 35 के कॉन्स्टिट्यूशन को हमने कंटिन्यू किया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ही नहीं, जिसकी मुखालफत थी उसको। फिर ये है कि जिन्ना साहब ने तो आउटलाइन दी कि भाई देखो कॉन्स्टिट्यूशन की आउटलाइन वही पार्टी की रेगुलेशन है कि भाई फेडरेशन होगी, और साथ में उसने 11 अगस्त की जो स्पीच है जिन्ना साहब की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, उसने नजरिया पाकिस्तान को खत्म कर दिया, दो कौमी नजरिए को खत्म कर दिया। उसने ऐलान कर दिया कि आज के बाद मुसलमान मुसलमान ही रहेगा, हिंदू हिंदू नहीं रहेगा, आज के बाद जो है सब पाकिस्तानी होगी। दो कौमी नजरिया जो है कि मुसलमान एक अलग कौम है, हिंदू एक अलग कौम है, उन्होंने खत्म कर दिया, ठीक है। फिर ये हमारे शबीर उल-हक उस्मानी और मौलाना साहबान जो जिनका इन्फ्लुएंस था लियाकत अली खान पे, उन्होंने मिलके 1949 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लिया कि मुसलमान बना दिया स्टेट को, जिसके लिए आज तक तय नहीं है कि मुसलमान कौन है, उसकी डेफिनेशन ही नहीं है। फिर ये 56 का कॉन्स्टिट्यूशन ले आए, फिर उसको खुद ही हमने तोड़ा जो बनाने वाले थे, और उसके बाद LFO चला अयूब खान का, फिर आगे फिर उन्होंने 62 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, फिर 62 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले अयूब खान ने अपने 62 के कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट किया, फिर LFO याया खान वाला ले आया, ठीक है। फिर उस LFO के तहत अच्छे काम भी हुए, यानी 1 यूनिट तोड़ा गया, और उसके बाद इलेक्शन फेयर इलेक्शन कराई गई, और उसके बाद उसने प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशन दिया जो अनडिक्लेयर कॉन्स्टिट्यूशन अब याया खान गिनाया जाता है, और बुल हसन ने आके उसको पहुंचने नहीं दिया, टीवी स्टेशन में पहले ही उसको पकड़ के गिरफ्तार कर लिया। इस तरीके से फिर भुट्टो साहब आ जाते हैं, तो भुट्टो साहब जीएम सैयद के साथ मिलके 72 का प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, जिसके तहत बलोचों को और पठानों को नैब के प्लेटफॉर्म पे हुकूमत दी जाती है, ठीक है।
क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो बना के लिए इलेक्शन हुई थी 1970, उसमें 3 सूबों में नेशनलिस्ट जीते थे, बंगाल में, फ्रंटियर में और बलूचिस्तान में। भुट्टो फकत जो है एक सूबे पंजाब में जीता था, यहाँ पर भी अक्सरियत नहीं थी। यहाँ पर 2 इंडिपेंडेंट जो है मेंबर्स, आगा सदरुद्दीन और कुतुब अली शाह ने ज्वाइन किया, तब जाके भुट्टो इस पोजीशन में हुआ कि सिंध में हुकूमत बनाई। तो इस तरीके से वो इलेक्टेड हुकूमतें जो है 72 का जो प्रोपोज कॉन्स्टिट्यूशन, उस बनाने वाले प्रोपोज कॉन्स्टिट्यूशन को 72 और एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को खुद खत्म करके 73 का हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन ले आया और इलेक्टेड हुकूमतों को खत्म करके उनके बंदे मार के उनको अलग कर। सर, इन खामियों के हवाले से बातें तो सब करते हैं, अजाला करने को कोई तैयार नहीं होता, क्यों? अजाला भाई कौन करेगा? कोई ऊपर से आगे करेंगे, हम नहीं करना, हम नहीं करना जी। हम उसको कबूल कर लेते हैं। हम मैंडेट लेते हैं आवाम से इलेक्शन में, और वो जाके इस्लामाबाद में जूतों के तले रख देते हैं। ये हमें ही खड़ा होना पड़ेगा। नवाज शरीफ खड़ा हुआ था, कुछ ना कुछ हिम्मत थी, लोगों में उम्मीद थी। सर, आपकी निगाह में पाकिस्तान को कैसे मजबूत बनाया जाए? भाई उसको फेडरेशन है, उसको फेडरेशन बनाएंगे तो मजबूत होगा ना। अननेचुरल तरीके से कैसे आप घोड़ा जो है वो टांगे के पीछे बांधेंगे तो कहां से चलेगा भाई? तो इसलिए फेडरेशन है, फेडरेशन करके चलाओ। यहाँ पर मुख्तलिफ कौमें हैं, उनके अपने वसाइल हैं, अपनी जबान है, अपना कल्चर है, अपना हक अख्तियार होना चाहिए, हक हुक्मरानी उनकी अपनी होनी चाहिए। तो ये चलेगा मिलके, क्यों नहीं भाई, मिला के चलेंगे। एक वकील बनने के लिए क्या शराइत होती है? भाई शराइत तो देखे ना, जो भी कानून, जो भी लॉ है उसको भी समझे और उसमें क्रिएशन पैदा करे। जिम्मेदारी है, करम का भरम बड़ी चीज होता है ना, सोसाइटी की क्रीम है, उसको कैसे आगे ले जाना है वो उसको, उसके लिए एक केस सामने आया सर, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर साहब का जाली डिग्री करार देते हुए उन्हें नोटिफाई किया जाता है। आप क्या समझते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जो नोटिफाई किया है, ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का काम था या सुप्रीम जुडिशियल कमीशन का? देखिए, उसने भी उसी को रिफर किया है और जुडिशियल कमीशन ने ये किया है। दूसरी बात, आप अपनी कश्मीर पे आए भाई, उसकी कोई बात करें उसका क्या कर रहे हैं? कानून के हवाले से जो बात करनी है थोड़ी सी। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कश्मीरियों को कि भाई साहब देखो, हमारी हालत देखो, सिंधियों की हालत देखो, बलोचों की देखो, पठानों की, उसके बाद भी तुम्हें शौक हुआ है कि जाके पाकिस्तान बनेगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। वो खौफे खुदा करो भाई, कश्मीर एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, एक इंडिपेंडेंट कौम है, उसको आजाद होना चाहिए। ये कैसी राइट ऑफ 27 अक्टूबर 1947 कश्मीर का यौम दिन, कश्मीरी अवाम अपने हकूक से महरूम आजादी के मुंतजर हैं। आपके तजर्बात की रोशनी में मसला कश्मीर का हल क्या है? मसला कश्मीर का यह है कि कश्मीर एक कौम है, कश्मीरियों को एक इंडिपेंडेंट कौम होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट मुल्क होना चाहिए। ये कौन सी कौम और कौन सी डेफिनेशन है कि एक कौम से पूछा जाए कि तुम हिंदुस्तान के गुलाम बनोगे या पाकिस्तान के? ओ भाई, तुम एक इंडिपेंडेंट कौम हो, इंडिपेंडेंट कौम बनो। अब लॉजिकली देखो तो सही कि कश्मीर कितनी इंपॉर्टेंट जगह पर है, सारी दुनिया के हेड बन के बैठा हुआ है। वो कौम खुद कहती है मैं गुलाम बनूंगा, या हिंदुस्तान का बनूंगा या पाकिस्तान का बनूंगा। क्यों भाई? और दूसरी बात यह है कि सारे मज़ाहिब के लोग यहाँ पर बसते और रहते हैं, हजारों सालों से कश्मीर है। यानी आप सोच लें, कबल मसीह से 2500 साल पहले भी यहाँ पर अशोका की हुकूमत है और पुरअमन हुकूमत है। ठीक है, इस तरीके से लगातार जितने भी लोग हैं, हर किस्म के कौम के, मज़ाहिब के, कल्चर के लोग कश्मीर में बसते थे। उसमें ये नहीं था कि ये इस्लाम की डोमिनेशन है या हिंदुइज्म की डोमिनेशन। नो वे, कश्मीरी कश्मीरी है। कश्मीरी कहते हैं खूबसूरती को, तो ये खूबसूरती है उसकी कि कोई किसी से नफरत नहीं करता था, वो तो मोहब्बत की जगह है। उसको आप उस तरीके से बनाओ, ये डालो कि तुम कौमों में जब मजहब आ जाता है ना, तो वहां पर वो कौम नहीं रहती, वो तबाह बर्बादी की तरफ चली जाती है। 1948 में नेहरू में बिल पास हुआ था, नेहरू की हुकूमत थी। उस दौरान अगर ये मुआवजे हो जाते और हुकूमत मुत्तहिदा से करा लिए जाते तो ये कश्मीर कुछ आज़ाद होता। देखिए, करारदाद पास हो चुकी थी, महाराजा ने तो अलायंस किया था पाकिस्तान के साथ, ठीक है ना। 48 में पाकिस्तान के झंडे लगे हुए थे उधर बैठा खानों पे, ठीक है ना। ये पाकिस्तान ने उसको मेंटेन नहीं किया, उसके पास गया ही नहीं है, ठीक है ना। शुरू से ही ये कश्मीर को इग्नोर करते आ रहे हैं, मुस्लिम लीग इग्नोर करती आ रही है। कितनी मुस्लिम लीग की क्यादत जो है कश्मीर विजिट किया है, कुछ भी नहीं। उनके सारे लीडरशिप कश्मीर में पड़ी होती थी, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने, तो इस तरीके से कश्मीर, और कश्मीर में को जो उस कश्मीर को जितना उन्होंने 370, 35A ये सेक्शन थी, ये तुम्हारे पास है, तुम्हारे को तो एक कर्नल चलाता है भाई,
तुम्हारे साथ क्या हालत है? तुमने तो इतनी कश्मीर, उस कश्मीर जिसको आप गुलाम कश्मीर और खुद को आजाद कहते, इतनी भी आपको सहूलत नहीं है इस कश्मीर में। सर 1948 के बाद अक़वामुल मुत्तहिदा खामोश तमाशाई बनी हुई, सिफारती ताल्लुकात नजर नहीं आते, मसला कश्मीर का हल कैसे हल होगा? वो पता है भाई आपको कि कितनी रेजोल्यूशंस पास हो चुकी हैं कश्मीर पर, यही कि भाई देखो इस पे ये करारदाद भी हिंदुस्तान के, आप तो नहीं गए ना जी। रेजोल्यूशन जो है नेहरू ने सबमिट की है ना कि भाई यहाँ पर जो है, और ये अगर अलायंस भी हुआ है जो महाराजा ने किया है सिंह ने, उस पे भी उसने लॉर्ड माउंटबेटन ने लिखा है कि नहीं भाई ये लाजमी है कि कश्मीरों से पूछा जाए उसके बाद इलाक होगा, ऐसे नहीं होगा। आपके क्या एफर्ट्स हैं भाई? आपने तो यहाँ से ये उठा के फौजियों कहने पे यहाँ से ये इलाका गैर के पठानों को भेजा उधर, मैं कोई देनी नहीं, वो किस लिए भेजा पता है आपको? जाहिर शाह ने डिक्लेयर किया जब 47 में, उसने कहा कि भाई देखो डेवलपमेंट लाइन हमने नहीं मानी है, ये जो आपने निकाली है हमने नहीं माना, हमारे पठानों को क्यों तुम इधर अलग कर दो, तो इसलिए तुम ये ऐसा ना करो, हम ये डेवलपमेंट लाइन खत्म करके पठानों को इलाके पठाने के साथ अफगानिस्तान में शामिल करो। इनका जवाब नहीं दिया तो उसने वहां इलाका गैर में पठानों को शुरू किया कि भाई जाके पेशावर में कब्जा करो और शुरू करो। इनको जब पता लगा तो इन्होंने उसको डाइवर्ट करने के लिए कश्मीर का रास्ता दिखा दिया और फिर ये मौलियों को इस्तेमाल किया, वहां पर मुजाहिदीन और इस्लाम और जन्नत और दोज़ख बना के उनको इधर रवाना कर दिया। तो इस तरीके से मोदी सरकार का अंधा कानून, कश्मीरी लीडर यासीन मलिक जिंदगी और मौत की कश्मीर जेल में कैद हैं। मिसाल मलिक साहिबा इंसाफ की फराहमी के हवाले से दर बदर के दरवाजे खटखटा रही हैं। आप क्या समझते हैं कि मिसाल मलिक की काविशों से यासीन मलिक को कुछ इंसाफ मिल पाएगा? भाई यही जो होता है, कोशिश करता है आदमी कि जो आज़ादी की जंग लड़ता है वो तो मौत भी आता है। ये पहले भी हुए हैं, शहीद हुए हैं इन्हीं केसों में। लास्ट टाइम मैं बर्मिंघम गया कश्मीर कॉन्फ्रेंस में, चर्च सेंटोलॉजी वालों ने बुलाया था कश्मीर कॉन्फ्रेंस, तो उसमें सारे कश्मीरी मुख्तलिफ सारी दुनिया से डायस्पोरा से आए थे। वहां पर भी हमारी यही बात हुई थी। वहां पर भी एक डिप्लोमेट को वहां पर में मारा गया था इसी अपने बट की वजह से, जिसको फांसी दी गई। क्या नाम सर? ईरान अमेरिका ताल्लुकात के तहत पाकिस्तान को जो पोजीशन हासिल हुई है, आप क्या समझते हैं इससे कुछ पाकिस्तान फायदा उठा सकता है? पाकिस्तान तो सब चीज से फायदा उठा सकता है, लेकिन अपने को तो ठीक करे। अपनी हालत खराब लगी हुई है। पठान उधर चीख चला रहा है, पंजाबी उधर चीख चला रहा है, सराइकी उधर चीख चला रहा है, कश्मीरी अलग कर रहा है, गिलगित बिल्तिस्तान अलग रो रहा है, बलोच अलग रो रहे हैं, सिंधी अलग रो रहे हैं। ठीक है, उनको तो ठीक करे। और पॉलिटिकल पार्टियां सारी जो है वो उजड़ी पड़ी हुई है। उधर जो है तहरीक इंसाफ वाले अलग, तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले अलग लड़े हुए हैं, असेंबलियों में बैठ नहीं सकते। तो सर घर में कोई इज्जत नाम की कोई चीज नहीं है, ना कोई प्रोग्राम है, ना कोई उसके लिए फैसिलिटाइज है, बाकी दुनिया को मनाने चले। तो सर आपके ख्याल में तमाम सियासतदान एक पिच पर आकर फैसले क्यों नहीं करते? वो भाई एक पिच पे आने ही नहीं दिया जाएगा, सारे गुलाम हैं, गुलाम दर गुलाम है। उनको जो ऊपर से कहेंगे वही करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट सर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हाल ही में कश्मीर को उजागर करते हुए कश्मीर की आज़ादी के सिलसिले में आवाज़ बुलंद की है। आप क्या समझते हैं कि इन दोनों लीडरों की वजह से कुछ मसला कश्मीर हल हो सकता है? वो भाई पहले तो कश्मीरी खड़े हो जाएं, अपनी बात को क्लियर करें। अगर मैं ही ना चाहूँ कि मैं आज़ाद हूँ तो कौन आज़ादी देगा आपको भाई? तो ये हमारे शहबाज शरीफ हों या हमारे आसिम मुनीर साहब हों, ये तो जो आप डिमांड करेंगे उसके लिए कोशिश करेंगे ना। अगर आप खुद करते कि नहीं हम आपके गुलाम बनना चाहते तो आ जाओ भाई, बन जाओ मेरे गुलाम। लेकिन सर आप ये भी तो देखें ना कि बेतहाशा कुर्बानी है कश्मीरी अवाम की। तो भाई किस लिए? क्या आजाद हो ना या ये कि गुलाम हो? नहीं, आजाद हो। ये आप जिंदा लोग जो अभी मौजूद हैं वो तो शहीद हो गए। अब आपका काम है कि आप आजादी के लिए करें ना। आजादी की तो आप बात ही नहीं करते हैं। आप लगे हुए हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, खौफे खुदा करो भाई। नहीं, अब कश्मीरियों का एक नारा सामने आ गया, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। हाँ, ये बात हुई, ये बात करो ना अजीज साहब, जिंदाबाद। कश्मीर ये है कश्मीर की रूह की आवाज। बाकी ये सारी जो है खुशामद है कश्मीरी, क्योंकि वो गुलामी में रहे हैं ना, उनको बस गुलामी ही चाहिए। सर, कश्मीर न्यूज चैनल की सालगिरह
6 मई 2026 को इस्लामाबाद में मुनक्किद हो रही है, जिसकी सरबराही जस्टिस इबादुर रहमान लोधी साहब फरमा रहे हैं और यासीन आजाद साहब हमारे मेहमान खसूसी हैं। इस हवाले से कश्मीरी अवाम को क्या पैगाम देना चाहिए? कश्मीर बनेगा खुद मुख्तियार, और उसके कश्मीर बनेगा खुद मुख्तियार से बनकर आज़ाद बनेगा, और उसके लिए जो है इसके लिए काम करें और उसके लिए हिम्मत इस्तिकामत के साथ खड़े हो जाएं। आप हक पे हैं और हक की मदद फितरत भी करती है। कराची रोशनियों का शहर जो कि आजकल खंडर बना हुआ है, इस बारे में आपकी क्या राय है? तो यही होगा ना, गलत लोगों के हाथ में होगा तो उसको खंडर ही बनाया जाए। ठेकेदारी निजाम को कैसे खत्म किया जाए? ठेकेदारी निजाम को गवर्नमेंट खत्म करती है, गवर्नमेंट अच्छी आएगी तो उसको ठीक करेगी। गवर्नमेंट अच्छी आ सकती है आपके ख्याल में? हाँ, अच्छी आ सकती है अगर हम उस जगह, उसके लिए तो हम काम कर रहे हैं, उसके लिए तो ये सारी भागदौड़ कर रहे हैं कि बेहतर लोग आए, और बेहतर लोग नहीं, बेहतर नजरिया आए, बेहतर सिस्टम आए। जब तक उसके लिए उसमें तब्दील नहीं आएगी तो चाहे फरिश्तों को भी बिठाएंगे वो यही करेगा जो अभी हो रहा है। क्या आपको रोशन पाकिस्तान नजर आ रहा है? रोशन पाकिस्तान कंडीशनल है, जब तक उसमें सिस्टम में तब्दीली नहीं आएगी, उसके ढांचे में तब्दीली नहीं आएगी, इतने तक रोशन नहीं हो सकता इस पाकिस्तान में। और ऐसे लोग अगर आते रहेंगे तो रोशनी की बजाय अंधेरा नजर आ रहा है। बिल्कुल। तो इस मौके पे इस हवाले से आप हुकूमत वक्त को क्या पैगाम देना चाहिए सर? हुकूमत वक्त बेचारी कुछ भी नहीं है, उसको क्या पैगाम दें, वो तो अपनी में पूरी है। बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने का, बड़ी मेहरबानी।